हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी हमारी, तो लगभग 13 प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिए हैं। इसके पहले आपको ईवीएस के 22 प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करा दिए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर एक सेकंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जो 18 जनवरी 2023 की शिफ्ट में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए एक कैसा काल होता है? कमेंट करिए, कैसा काल होता है? संवेदनशील काल होता है, धीमा काल होता है, निष्क्रिय काल होता है या परेशानीदायक होता है? बात हो रही बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 0 से लेकर 6 साल तक। तो इस एज में जो भावात्मक विकास के लिए अगर बात हो रही है, तो जो संवेदनशील होगा ये कैसा होगा? संवेदनशील काल होगा। भावात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बच्चे अलग अलग दर या गति पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, एकदम ऑर्डरली होता है, ये भी सही है। अगला, विकास हमेशा अनिरंतर होता है, यही गलत है। यानी विकास क्या डिसकॉन्टिन्यूअस होता है? नहीं, विकास कैसे होता है? एकदम क्रमिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? केवल यानी वंशानुगत कारकों से। अब बात आती है वंशानुगत कारक क्या होते हैं। यानी मान लीजिए जैसे कोई बालक है, उसके जो दादाजी थे उनके बालों का जो कलर था वो भी ब्राउन था, उनके पिताजी हैं उनके भी बालों का कलर ब्राउन है। तो जो बालक होगा तो उसका भी बालों का कलर कैसा है? ब्राउन है। तो ये एक वंशानुगत बीमारियां होती हैं। जैसे आंखों का रंग हुआ कि दादा की भी ब्राउन आंखें थीं, पिताजी की भी ब्राउन आंखें हैं और बालक की भी कैसी हैं? ब्राउन आंखें हैं। या माताजी की। तो ये सब किससे डिपेंड होता है? वंशानुगत जो होता है वो एक जो पारिवारिक होता है उससे क्या होता है? डिपेंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशी तार्किक क्रम से सोचना शुरू करते हैं? ध्यान देना है, शुरू करते हैं, अभी सोच नहीं रहे हैं। तो किस अवस्था में सोचना शुरू करेंगे? यानी ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर यहीं पर बोलता कि तार्किक क्रम से सोचने लगते हैं तो आंसर क्या होता? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन सोचना शुरू करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल समावेशन शामिल होता है, केवल समायोजन शामिल होता है, समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है, ना तो समावेशन और ना ही समायोजन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में समावेशन और समायोजन दोनों क्या होते हैं? शामिल होते हैं। देखिए पहले 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका है? तो देखिए कितने बार आपको मैंने पासवर्ड बताया है कि जब भी सांस्कृतिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात हो, किसकी बात हो? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत हो, या जेडपीडी का सिद्धांत हो, तो इन सब के बारे में किसने बताया है? वैगोस्की ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
लेवागोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? लेवागोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, वायगोस्की के बारे में कितनी बार हम लोग कर चुके हैं कि इनका पासवर्ड है सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा एकदम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट, यानी सामाजिक संपर्कता को उन्होंने माना हुआ है। उनका कहना है कि बालक ये जब समाज के संपर्क में आएगा तो उनके साथ अंतः क्रिया करके, कैसे? अंतः क्रिया करके क्या करेगा? अपने अंतः क्रिया करके यानी क्या करेगा? एक दूसरे को समझने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता और पिता अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित करें? तो देखिए, जैसे मान लो देख देख के कि सामने वाला अच्छा बन रहा तो मैं भी अच्छा बनूं, यानी ये ऐसे कार्य कर रहा तो इसको देख के मेरे माता पिता खुश होंगे तो मैं भी वही कार्य करता हूँ। तो इस प्रकार की जो सोच होती है, यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अवस्था, बताइए किससे रिलेटेड होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की कौन सी अवस्था होगी? क्या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास? तो ये ऑप्शन दिया ही गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? संरचनावाद आधारित है, ये याद रखिए। बताइए क्या संरचनावाद कक्षा में क्या इंक्लूड होना चाहिए? बताइए। पहला, उच्च अध्यापक से छात्री अनुपात होना। दूसरा है संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। और चौथा है चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। यानी कमेंट करिए। तो देखिए, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण का होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से कौन बुद्धि से संबंधित है? बताइए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतःवैयक्तिक बुद्धि या संगीतीय बुद्धि या भाषाई बुद्धि? तो किससे रिलेटेड है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक या प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, गलत है। यानी कथन तो सही है लेकिन तर्क गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, जेंडर एक एक्स संप्रत्यय है जबकि लिंग एक वाई संप्रत्यय है। तो जेंडर बताइए कैसा संप्रत्यय है? तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संप्रत्यय है। और जबकि लिंग कैसी है? जैविक। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा या नहीं? पहला ऑप्शन, हाँ, दूसरे जाति या क्षेत्र समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला, हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण को समझ बढ़ने से, ये भी सही होगा। थर्ड ऑप्शन है नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, यह अपने और दूसरों के समय प्रतिभा, पात्रता
को बढ़ावा देगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, राइट। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। पहला, मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों पर द्वारा। दूसरा है सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। तीसरा है एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा। और चौथा है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखिए, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक जो उपागम है किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए, यानी प्रोजेक्ट सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में, पहला, समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करना, ये तो गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन होती है, ये भी गलत है। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए, ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक अलग समूहों में पढ़ाया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, यानी अनदेखा कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। योग्यता आधारित अलगाव जरूरी है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल देना। सी ऑप्शन है सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। और डी ऑप्शन है अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल दें। बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। देखिए, अंकों में कठिनाई हो रही, यानी कैलकुलेशन में कठिनाई हो रही, और जब कैलकुलेशन में कठिनाई होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्कैलकुलिया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों में सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। सफल समावेशन हेतु विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, कि बालक से कहो कि बेटा तुम सवाल हल करो, तो ये तो निगेटिव अप्रोच से देता है, यानी पहला तो नहीं होगा। मानचित्रों और आरेखों को स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाने चाहिए, यानी वो स्पर्श करें, अनुभव करें, तब सीखें, तो सही है, यानी बी तो सही है। अगला ऑप्शन, हस्तलिखित नोट दे देना, ये तो गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल में रोक लगानी चाहिए, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ADHD यानी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास से जूझते विद्यार्थी के समल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला, लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए। दूसरा,
एक गतिविधि से दूसरी पर जांच के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए। सी, एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए। और डी, कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए विपरीत करना चाहिए? पहला, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। ठीक है। अगला, दी गई जानकारियों को ज्यों का त्यों रख लेना, ये तो गलत हो जाएगा। श्यामपट्ट से विषय वस्तु निष्क्रिय भाव से नकल, ये भी गलत हो जाएगा। एक अटल तरीके से ही समस्याओं को हल ढूंढें, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? पहला, वेधन पुनरावृत्ति को बार बार अभ्यास करना। दूसरा है रटकर याद करना। तो आपको पता है ये निगेटिव सेंस होता है और ये पहला भी नहीं होगा। दूसरा, अन्वेषण आधारित, बिल्कुल खोज आधारित, अन्वेषण आधारित। और डी और चौथा है चर्चा आधारित उपागम, ये भी सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम बताइए। मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, अनम्य समय सारणी, या अधिगमकर्ता या केंद्रित अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताइए, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में कौन मदद करेगा? अधिगमकर्ता और केंद्रित शिक्षा शास्त्र। यानी जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बालक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? पहला, विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना। से छात्रों के प्रति कठोर रवैये अपनाना। सी ऑप्शन है प्रदर्शन और या निस्पंदन उन्मुखी प्रतिपक्षों को बढ़ावा देना। फोर्थ है विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना। बताइए, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? बताइए। अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विशेषण, अनुक्रिया समुच्चय, या मौखिकीकरण। कमेंट करिए क्वेश्चन के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी अनुक्रिया समुच्चय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कथन दिया गया है किसी संपत्ति के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत जो भी भ्रांतियां हैं को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। कथन तर्क क्या है? भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। यानी आर भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। दूसरा, रुचि अधिगम में बाधक है। तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है। चौथा है अरुचि अधिगम में सहायक है। तो देखिए बात किसकी हो रही? संवेगों और संज्ञानों के संबंध में कौन सा कथन सही है संवेग और संज्ञान के संदर्भ में? तो बताइए। यानी उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में क्या है? बाधक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है? अधिगम के प्रति क्या करना है? अभिप्रेरित। पहला, कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना।
बिल्कुल सही, यानी फर्स्ट तो करेक्ट है। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तो अंकों के लिए आप प्रतिस्पर्धा नहीं करा सकते। तीसरा, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, यानी थर्ड ऑप्शन भी राइट है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, यानी फोर्थ भी सही होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में समान अभिगम्यता या पहुंच एक डॉट का विषय है, किसका विषय है बताइए। शिक्षा में समान अभिगम्यता या शिक्षा में एक जो पहुंच है वो किसका विषय है, सुविधा का, बहिष्करण का, अधिकार का या अलाभ का, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिकार का एक विषय है। और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला, योग्यता के स्थायी या सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। या डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।